तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का टॉपिक है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितना भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन का ही आपका मेन क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुष्प में, यानी कि फूल में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, जंतुओं में या फिर कवकों में या फिर परजीवियों में या फिर हरे पौधों में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हरे पौधों में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जल से। चलिए अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं अमाशय में। हमारा आंसर हो जाएगा बी, अमाशय में। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोशिका द्रव्य। चलिए अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल बनता है हमारा अवायवीय श्वसन से। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला प्रश्न है, घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से। तो घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, बताना है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसे मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है किस में। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है पौधों में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तिलचट्टा में। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त क्या है। तो रक्त एक उत्तक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, बताना है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो ये होता है यूरोकोर्म के कारण। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केंचुआ, डी। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में यकृत के द्वारा प्रवेश करती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीडीटी, यानी कि बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, शाकाहारी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कुआं। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो जीवों का विकास प्राकृतिक चुनाव के द्वारा डार्विनवाद कहलाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं क्या। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग का कारण कौन सा है। तो अंडोत्सर्ग का कारण है LH। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है व्रिंक में। हमारा आंसर हो जाएगा डी।
चलिए अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन का। चलिए अगला प्रश्न है निशल कणिकाएं पाई जाती हैं, तो निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे आंसर हो जाएगा सी, न्यूरॉन में। चलिए अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक और सीधा। चलिए अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकंड। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला होना परिकिरण प्रक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। और अनंत के लिए होता है, दूर के लिए अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकांश स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो दिया हुआ है कि उत्तल लेंस दिया हुआ है तो इसका क्षमता पूछ रहा है। तो P बराबर क्या होता है 100/F यानी कि 100/50। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 100/50 यानी कि 2 डायप्टर। तो उत्तल लेंस दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा +2 डायप्टर। चलिए अगला प्रश्न में एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 5 सतहों से। चलिए अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है यानी कि किया जाता है किसके द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पक्षामाभी पेशियों द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि फोकस से। चलिए अगला प्रश्न है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, विचलन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन सी करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, गतिमान हवा। चलिए अगला प्रश्न है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक शक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हमारा हो जाएगा आंसर ग्रेफाइट, बी। चलिए अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 1 मीटर दिया हुआ है यानी कि 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी निकलता है F = क्या होता है R/2 यानी कि 100/2 बराबर 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, अभिलंब से दूर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति जनित्र कहते हैं यानी कि जनरेटर कहते हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है?
तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि विचलन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी होती है? तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति प्रयोग की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है यानी कि एसी होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? तो जस्ता की परमाणु संख्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी 30। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है यानी कि धोवन सोडा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी लोहा का, Fe का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सल्फाइड आयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड आयस्क का सांद्रण हमारा आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 इक्वल टू 2Zn किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या होता है? तो अम्ल होते हैं ये आयनित होता है इसलिए, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो लिथियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो शून्य समूह का तत्व हो जाएगा हीलियम, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.8 तक, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित यौगिकों में से कौन सा अम्ल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी H2SO4 क्योंकि इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी मिथाइल ऑरेंज। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है? तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन होगा CuFeS2, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा Ag यानी कि चांदी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 4, 5, 6 या 7। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो पीतल कॉपर और जस्ता का यानी कि मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर क्योंकि ये समावयवी यौगिक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, CH3 - O-C2H5 का यूपेक प्रणाली के अनुसार नाम क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एथॉक्सी मीथेन। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो बताना है कि कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा FeO4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि 16वें वर्ग में यह तत्व होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कॉपर। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पीतल। चलिए अगला प्रश्न है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके H2 और O2 दोनों बनाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसक में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो ऐसक में उपस्थित अपद्रव्य गैंग कहलाते हैं यानी कि अशुद्धि। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी तन्यता के कारण। चलिए अगला प्रश्न